वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। अब ये जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है वो हो रही है क्लास 10th के लिए। सीईटी के लिए अलग से सीरीज़ चल रही है, आरएस के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, पुराने आरएसएम एसएसबी के भी कुछ पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। वो सब आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट की डिटेल आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, उसके लिए अलग से सीरीज़ है, आरएस की अलग से है और क्लास 10th वालों के लिए अलग से है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th की है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे, फिर वन लाइनर जो एक लाइन के होते हैं, फिर जो दो नंबर वाले, 3 नंबर वाले, इस तरह के सवालों को हम प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस साइंस की सीरीज़ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो ऐसी ही सीरीज़ में मैथ्स के लिए भी लेके आऊँगी, बट उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। और जब बहुत सारे लोग देखेंगे, मुझे रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि हमें ये अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो मैं इसमें आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट कहेंगे मैं उसकी भी लेके आऊँगी, बट इसके लिए आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अदरवाइज साइंस की तो मुझे लेके आनी ही है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया आपको कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम आसान से शुरू करते हुए कठिन की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। 2 महीने बचे हैं, बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। एसिड फाउंड इन, और ये हाँ एक बात और, ये जो सीरीज़ है उसमें हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करवाएंगे। मैंने टाइप इंग्लिश में किया है लेकिन मैं बोलूँगी भी हिंदी में, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ये ना सोचें कि हम कैसे करेंगे। और इन क्वेश्चंस को ज़रूर से देखते जाइएगा, हो सके तो लिखते जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, एसिड फाउंड इन आंट स्टिंग्स। इसका मतलब हिंदी में होता है कि जो चींटी काट लेती है तो उसके डंक में कौन सा एसिड मिलता है, कौन सा अम्ल मिलता है? मैथेनोइक अम्ल मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। बताइए कौन सा मिलता है? कमेंट कीजिएगा फटाफट और पता चल जाएगा आपको कि 10th की तैयारी आपकी कैसी जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चींटी का डंक होता है उसमें मिलता है हमें मैथेनोइक एसिड। कौन सा मिलता है? मैथेनोइक एसिड मिलता है। तो आप ये बताइए एसिटिक एसिड किसके अंदर मिलेगा? सिरका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विनेगर, विनेगर में मिलेगा। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा? सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब आप कह सकते हैं जैसे संतरा है, नींबू है, इन सब के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, नींबू के अंदर आपको मिलेगा। और इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलेगा? ये आपको टमाटर में मिलेगा। और अगर मैथेनोइक एसिड की बात करें तो कोई भी, चींटी का डंक ही नहीं, चींटी के अलावा आप बात करें मधुमक्खी का डंक वगैरह, सब में आपको कौन सा एसिड मिलेगा? मैथेनोइक एसिड मिलने वाला है। ओके, इसके बाद में है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि सबसे कठोरतम पदार्थ जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलता है वो कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, डायमंड, लिथियम या गैलियम? आपको आंसर करना है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ओके, सो इसका आंसर है डायमंड। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ना, तब रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ग्रेफाइट, डायमंड, लिथियम और गैलियम, तो इसका आंसर होगा हमारा डायमंड। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये एक्चुअली कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपर रूप, या जिसे हम कह सकते हैं एलोट्रॉप। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप कौन होता है? डायमंड, जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अच्छा, इसकी कुछ और बातें बता दूं आपको। ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इंसुलेटर। कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है किसका? विद्युत का। इसमें एक कार्बन ना अगले 4 कार्बन से जुड़ा होता है, चारों तरफ इसके कार्बन लगे होते हैं, चारों तरफ कार्बन। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, सपोज करते हैं ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन के चारों तरफ हमें 4 कार्बन दिखने चाहिए। एक कार्बन ये दिखा, दूसरा कार्बन ये दिखा, तीसरा कार्बन ये दिखा और चौथा कार्बन ये दिख रहा है। अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने में दिक्कत आए तो आप सिर्फ यहाँ तक का, ये जो ऊपर का मैंने बनाया है, एक यहाँ बना देना, एक यहाँ बना देना, 3 और ये, इतना भी बनाओगे एग्जाम में तो भी सही है। और अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी बनाओगे तो भी वो टीचर गलत नहीं करेगा। आप इस तरह से बॉन्ड खोल देना, इनके इस तरीके से बॉन्ड लगा देना। इसमें एक ऊपर लग गया है और ये 3 नीचे लगा दिए, एक ऊपर लगा हुआ है, 3 नीचे और 3 यहाँ पे। आप इतना भी काम कर देंगे ना तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है? विद्युत का कुचालक होता है, कठोरतम पदार्थ होता है,
विद्युत का कुचालक होता है, कठोरतम होता है ना, एक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये बातें आप इसको याद रखिएगा। तो ये हमने डायग्राम देख लिया। अगला प्रश्न है हमारा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आप आराम से उनकी तैयारी कीजिए। मेरे साथ साथ अगले 2 महीने तक ये वीडियोस देखते रहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि अगर सूरज की रोशनी पड़ती है किसके ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर। ठीक है, यहाँ कोई पदार्थ रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है, और उस या केमिकल सब्सटेंसेस या कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ रखा हुआ है, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो टूट जाता है। तो देखिए आपको मैंने ना डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं उसमें 3 तरह की रिएक्शंस बताई हुई हैं। एक तो होता है सनलाइट, यानी कि ये कोई भी चीज़ अगर सनलाइट में ब्रेक हो जाए, टूट जाए। एक मैंने आपको बताया था टेम्परेचर देने पे, टेम्परेचर देने पे कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाती है। और एक मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब भी आप किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं वो ब्रेक हो जाता है। तो 3 तरह की रिएक्शंस हमने देखी है, एक तो सनलाइट वाली, एक टेम्परेचर वाली और एक इलेक्ट्रिसिटी वाली। आपको तीनों की एक रिएक्शंस जो होती हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस, वो तीनों की याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर वाली याद रख लीजिएगा कि वाटर डिकम्पोज हो जाता है। टेम्परेचर वाली में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है। और सनलाइट में क्या ब्रेक होता है, सनलाइट में AgCl ब्रेक होता है। आप AgBr भी लिख सकते हैं, AgBr भी ब्रेक हो जाता है, AgCl भी ब्रेक हो जाता है। यानी ये किस में बदल जाता है, Ag अलग हो जाता है, Br अलग हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन अगर आपसे पूछ लें तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, AgCl है वो टूटता है किसमें, Ag में टूट जाता है और Br2 में टूट जाता है। इसको बैलेंस कर लेना, आपका रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीके से टूटता है, यानी डिकम्पोजिशन, वियोजन रिएक्शन जो होती है, वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। सूर्य से टूटने मतलब सूर्य की रोशनी से, एक तापमान से, और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल याद रखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन अकर इन मल्टीपल फिजन, यानी जो जनन होता है, जनन वो मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन प्रक्रिया से किस में होता है, अमीबा में, लेशमानिया में, प्लाज्मोडियम में या ईस्ट में, किस में होता है जिसमें बहुविखंडन होता है। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। अब ये क्या होता है मल्टीपल फिजन, जरा देखें, आओ यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपका कोशिका है, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव होता है, तो ये आपकी एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक होता है ना, वो टूट जाता है, टूट जाता है तो वो बहुत सारी छोटी 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 कोशिकाएं बहु कर लेता है, बहुत सारी बहु कोशिकाएं बना लेता है, छोटी छोटी छोटे छोटे, यानी इनको हम पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल कहते हैं। बन गया। अब जैसे किसी दिन ये होता है कि इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो ये झिल्ली है, वो ब्रेक हो जाती है और ये सारे बीज बाहर निकल के आ जाते हैं। ये डॉटर सेल्स है ना, ये बाहर निकल आती हैं और फिर ये सेल्स धीरे धीरे क्या होती हैं, खुद बड़ी हो जाती हैं। एक एक सेल बड़ी हो गई, ठीक है, बड़ी हो गई। अब फिर क्या करेगी, इसके अंदर भी छोटी छोटी सेल बननी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी सेल बन जाएंगी। फिर किसी दिन क्या होगा, ये भी फट जाएगा, ये भी यहाँ से फटेगा और यहाँ से सारी सेल्स निकल निकल के बाहर आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये अपना रिप्रोडक्शन यानी जनन करते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन या बहुप्रजनन प्रक्रिया, बहुविखंडन प्रक्रिया। और ये किसके अंदर होती है, प्लाज्मोडियम के अंदर होती है। किसके अंदर, प्लाज्मोडियम। भाई प्लाज्मोडियम को हिंदी में प्लाज्मोडियम ही कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी assumed to be constant for all the experimental purpose is called, is called। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सूर्य से रोशनी आती है, ठीक है, और अर्थ पे आ गई। अब अर्थ पे जब ये सूरज की रोशनी आती है तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है कि कितनी सूरज की रोशनी आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा मान लेती हूँ, क्योंकि देखो अलग अलग जगह अलग आती है। आप हमारे राजस्थान के थार में जाएंगे तो वहाँ सूरज की रोशनी अलग आती है, आप हिमालय में किसी ठंडी जगह पे चले जाएंगे तो वहाँ सन की लाइट कम पड़ती है। ऐसे ही आप अगर इक्वेटर पे हैं, विषुवत रेखा पे हैं, तो सन की लाइट ज़्यादा आती है। तो पूरे अर्थ पे हम क्या मान के चलते हैं कि अर्थ की लाइट बराबर आ रही है, आप इतनी अज्यूम कर लो, इतने से आप अपना एक्सपेरिमेंट कर लो यानी प्रयोग कर लो। तो उसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सौर नियतांक। क्या कहा जाता है, सौर नियतांक। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है सौर नियतांक, इसका मतलब ये है कि जब सन की लाइट अर्थ पे आती है तो अर्थ का, अगर हम जैसे सपोज ये अर्थ है हमारी, ये नीचे अर्थ बनी हुई है और इसके इतने एरिया में, ये एरिया कितना है, एरिया मतलब इतने क्षेत्र में, और ये क्षेत्र कितना है 1 मीटर स्क्वायर।
इतने क्षेत्र में 1 सेकंड में कितनी लाइट पड़ेगी उसे कहा जाता है सौर नियतांक। 1.35 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इतनी लाइट 1.35 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इतनी लाइट हमारे अर्थ पे आती है, इसे सौर नियतांक कहते हैं। आप 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया ले लो, 1 सेकंड में कितनी लाइट वहां पड़ेगी उसे सोलर कांस्टेंट या सौर नियतांक कहते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनासोर बिलोंग्स टू क्लास, यानी जो डायनासोर होते हैं ना वो किस वर्ग से, क्लास मतलब किस वर्ग से संबंध रखते हैं। फिश यानी मत्स्य संघ से, एम्फीबियन यानी उभयचर, रेप्टाइल यानी सरीसृप, और बर्ड यानी पक्षी। बताओ डायनासोर किससे बिलोंग करते हैं। देखो मछली तो वो होते नहीं और पक्षी वो होते नहीं, बचे एम्फीबियन और सरीसृप। बताइए, आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होता है रेप्टाइल। आपने डायनासोर देखे होंगे ना, ये ऐसा तो नहीं लगता। उभयचर पता है क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं जमीन पे भी रह सकते हैं। ऐसा तो हमें नहीं लगता कि ये पानी में भी रहेंगे जमीन पे भी रहेंगे। ये कुछ कुछ छिपकली के जैसे नहीं लगते हैं क्या, है ना, वो सरीसृप होता है, सरीसृप के जैसे लगते हैं। ओके, अच्छा इन्होंने पूछा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देखते ही दिमाग में आता है कि सिल्वर। अरे वाह, सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो अरे मैम यहाँ पे तो सिल्वर दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना सिल्वर, अब क्या करें। तो देखो आयोडीन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, सल्फर। तो डायमंड तो हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था, डायमंड में से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, तो डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। सल्फर और आयोडीन तो नॉन मेटल है, मेटल ही नहीं है। आयोडीन और सल्फर इसमें से भी नहीं होगी, तो फिर किस में से होगी, ग्रेफाइट में से होगी। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर याद है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ये एक लेयर बनानी है इस तरीके से, तो ये आपकी एक लेयर हो गई है, ये वाली ऊपर वाली है ना। फिर आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, फिर आपको ऐसी ही एक दूसरी लेयर बनानी है और उन दोनों लेयर्स को डॉट 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 के साथ में जोड़ देना है, ठीक है। और जो पहली लेयर आप बनाएंगे उसमें इस तरीके से हेक्सागोन बनाइएगा, एक हेक्सागोन बनाना, फिर यहाँ पे एक दूसरा हेक्सागोन बनाना, ज़्यादा मत रंगना, 4-5 हेक्सागोन से काम चल जाएगा, ठीक है। आपने इतनी भी लेयर बना दोगे, जैसे ये बना दिया, एक और बना देता है, ये लीजिए एक बना दी। बस ऐसी की ऐसी सेम कॉपी करके आप यहाँ दूसरी बना देना। एक मैं बस ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इनको डॉट्स के साथ में जोड़ दीजिएगा, कॉर्नर्स को, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। तो आपको ग्रेफाइट बनाना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि कोई भी एक ले लो आप, ये वाला ले लो कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन ले लो, ये एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरी तरफ कार्बन से जुड़ा है, और ये तीसरी तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो चौथा कहाँ है। कोई भी कार्बन होता है ना, उसके 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसको कार्बन से जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये कहाँ है, नहीं है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में लगा हुआ है ये क्या करने में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में। गॉट इट, ओके। सोलर सेल किससे बना होता है भाई, सोलर सेल बना होता है सेमीकंडक्टर से, है ना। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा है। ये सब तो होती हैं मेटल, जो ब्लू कलर की दिख रही हैं वो कौन होती हैं, मेटल यानी धातु होती हैं। कौन होती हैं, धातु। ये जो येलो कलर की दिख रही हैं वो होती हैं अधातु यानी नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये बीच में लेटर की तरह दिखाई दे रहे हैं, सीढ़ी की तरह, ये सब होते हैं मेटेलॉइड, जिन्हें हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, देखो मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, यानी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं या सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि नॉर्मली तो इनमें से फ्लो नहीं होती, लेकिन अगर हम इनके साथ कुछ छेड़खानी करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाते हैं। मतलब तुम हमें बता दो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है या नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मली तो कहते हैं हम नहीं करते बाबा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हम नहीं करते, लेकिन जैसे इनको थोड़ा छेड़ा जाता है ना, इनको परेशान किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। गॉट इट, तो ये है, इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो रेटिना है उस पर हमारी
ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज कैसी बनेगी, है ना। मैं आपको पहले इसका फोटो दिखा देती हूँ। ये हमारा आँख का चित्र है और ये हमारी जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो आपको रेटिना दिखाई दे रही है, राइट। अब ये जो रेटिना है ना, जब इसका फोटो, ये आदमी खड़ा हुआ है, इसका सर है, ये इसके पाँव वाँव हाथ वगैरह बने हुए हैं, तो इसका इमेज यहाँ पे बनता है ना, तो वो कैसा बनता है, ठीक है। एक तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, इन्वर्टेड बनता है। अच्छा, ये लेंस जो लिखा हुआ है ना, ये लेंस कौन सा होता है, जरा आप बता सकते हो। वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है, राइट। उत्तल लेंस होता है। तो इस उत्तल लेंस ने क्या किया, या कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, ये जो ये आदमी खड़ा हुआ है ना, इसकी इमेज जब यहाँ बनाई रेटिना पे तो उल्टी बना दी, ठीक है। कैसी बनाई हुई है, इन्वर्टेड बनाई हुई है। तो हमें ये तो इरेक्ट तो नहीं बनी, ये तो हमें चित्र से पता चल गया कि इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड के बाद में ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो बाबा ये रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ना जो हमारे कुछ केसेस होते हैं, सिर्फ एक केस को छोड़ के ये हमेशा क्या करता है, रियल इमेज बनाता है, गॉट इट। तो ये रियल इमेज बनाता है, तो इन्वर्टेड एंड रियल बनती है। देखो आप इसको देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे पेड़ रखा हुआ है और यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस से जब भी इमेज फॉर्मेशन आप करोगे तो आपको इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। और ये रियल होती है, कॉन्वेक्स की इमेज कैसी होती है, रियल होती है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gas evolved by the reaction of zinc with the diluted H2SO4। यानी आप ये कह सकते हो जिंक है और आपने उसकी रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ में, तो कौन सी गैस निकलेगी। देखो सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकती है, हाइड्रोजन भी निकल सकती है, ऑक्सीजन भी निकल सकती है, नाइट्रोजन तो पहले ही काट देना भाई। नाइट्रोजन कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो निकलने से रही। अब क्या होता है, इसका जो रिएक्शन होता है ना वो ऐसे होता है कि Zn कनेक्ट हो जाता है SO4 के साथ में और हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इसको पहचाना कैसे जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन ही निकली है। भाई गैस दिखती तो नहीं है ना। आप सपोज चपाती बनाते हैं तो चपाती के अंदर से धुआं निकलता है, गैस निकलती है, क्या उस पर नाम लिखा है क्या, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं लिखा ना। तो ऐसे ही जब इसमें से गैस निकलेगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी गैस। तो आपको कैसे पता चलेगा, कुछ तो तरीका होगा ना इसको पहचानने का, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानेंगे कैसे। मान के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉट इट। तो ये थे हमारे आज के 10-12 क्वेश्चन जो भी थे, अच्छे से इनको समझना है और नहीं भी समझ में आए तो रट्टा मारना है। इतने क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ रोज कर लेंगे तो मान के चलिए साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।